हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सेंटेंसेस के बारे में, जिसको हम कह सकते हैं प्लूरल टैपिंग। अनदर वन इज लंग बायोप्सी एंड स्किन टेस्ट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं थोड़ा सेंटेंसेस। थोड़ा सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका दूसरा नाम प्लूरल टैपिंग भी होता है। तो सबसे पहले सेंटेंसेस का मतलब समझते हैं। सेंटेंसेस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस सुना होगा आपने, पेरिटोनियल सेंटेसिस सुना होगा आपने। तो एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड पेरिटोनियल सेंटेसिस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, तो थोड़ा सेंटेसिस में क्या होता है, इंसर्शन ऑफ अ निडल इनटू अ प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर निडल को इंसर्ट करते हैं और वहां से क्या करते हैं, स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं और उसको डायग्नोज करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, इस चीज का आइडेंटिफाई करने के लिए। पर्पस देखते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। रिमूवल ऑफ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड को रिमूव करने के लिए या एयर को कहाँ से, प्लूरल स्पेस में से। और एलिमिनेट करना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कम करना। ठीक है, इसका पर्पस होता है। ऑब्टेन अ स्पेसिमेन फॉर डायग्नोसिस, वहां से एक स्पेसिमेन को लेंगे और डायग्नोज करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। इंडिकेशन क्या होती है, किस चीज में हम इसे कर सकते हैं, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, उस चीज में हम थोड़ा सेंटेंसेस कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसकी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जब होती है जब जो चेस्ट वॉल जो होती है वहां पे सेलुसाइटिस प्रेजेंट हो। ठीक है, सेलुसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाना कनेक्टिव टिश्यू की, उसे हम सेलुसाइटिस कहते हैं। चेस्ट वॉल सेलुसाइटिस एट द साइट ऑफ पंचर। ठीक है, पंचर के साइट पे सेलुसाइटिस हो जाना, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है थोड़ा सेंटेंसेस। देन बात करते हैं कि एक बार में हम कितना ज्यादा फ्लूइड निकाल सकते हैं। तो जो मैक्सिमम फ्लूइड होता है वो वन टाइम में हम 1000 ml ही फ्लूइड निकालते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ अपना निकलता रहेगा, फ्लूइड लगा दिया आपने, ऐसे नहीं होता है। जब हम इस प्रोसीजर को करते हैं उस टाइम पे, जब हम ये फ्लूइड निकालते हैं उस टाइम पे हम एक ड्रेन बैग लगाते हैं। ठीक है, उसमें हमारे को डियर नर्सेज को क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि अभी कितना फ्लूइड ड्रेन हो गया। एकदम से नहीं निकलता है ये कि एकदम से 1000 ml निकाल लिया और खत्म बात, नहीं, वो धीरे धीरे निकलता रहता है। और उस टाइम पे डियर नर्सेज की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो बार बार में जाके पेशेंट के पास चेक करें कि कितना ml हो गया है, और अगर 1000 ml हो गया है तो उस टाइम पे वो उसको क्लैंप कर दे। ठीक है, बीइंग अ नर्स हमारी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ थोड़ा सेंटेंसेस कि पेशेंट का जो बीपी होता है उसको मॉनिटर करते रहें। क्यों, बिकॉज फ्लूइड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और फ्लूइड लॉस होगा तो क्या होगा, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। अगर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा तो जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो भी डिक्रीज होएगा, और जिसकी वजह से हाइपोटेंशन में पेशेंट जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही फ्लूइड 1000 ml निकल जाएगा तो डियर नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लैंप करना, एंड सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूरिंग थोड़ा सेंटेंसेस पेशेंट का बीपी चार्टिंग करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिमूव एयर फ्रॉम प्लूरल स्पेस ट्यूब इज इंटरेस्टेड। जब भी हम एयर को रिमूव करेंगे प्लूरल स्पेस में से, जो निडल है वो कहाँ पे इंसर्ट करनी है। अगर एयर को हम रिमूव कर रहे हैं तो जो निडल इंसर्ट होगी वो सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में इंसर्ट करेंगे। और अगर यहीं पे हमारे को ब्लड या फ्लूइड या पस को रिमूव करना है तो हम जो ड्रेन ट्यूब इंसर्ट करेंगे वो करेंगे 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस में। ये जो है ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, प्लीज इसे एज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। जब भी हमें एयर रिमूव करनी है प्लूरल कैविटी में तो हमें कहाँ पे नीडल इंसर्ट करनी है, सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में। और यहीं पे अगर हमें ब्लड हो गया, फ्लूइड हो गया, पस हो गया, उसको ड्रेन आउट करना है तो वहां पे कहाँ पे हम नीडल या ट्यूब इंसर्ट करेंगे, 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस में। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है न्यूमोथोरैक्स। और न्यूमोथोरैक्स का कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूमोथोरैक्स होने के कितने % चांसेस होते हैं।
तो यहाँ पे मैंने परसेंट भी लिखी हुई है, 3 to 30% चांसेस होते हैं न्यूमोथोरेक्स होने के। और अदर भी हो सकते हैं जैसे कि पल्मोनरी एडिमा हो गया या फिर ब्लीडिंग होगी, बट जो न्यूमोथोरेक्स होता है उसके ऊपर बहुत बारी क्वेश्चन आता है। तो आपको इसकी परसेंटेज याद रखनी है, तो कि कितनी परसेंटेज चांसेस हो सकते हैं न्यूमोथोरेक्स होने के, तो वो है 3 to 30%। ठीक है। अब उसके बाद जो प्राइमरी रोल एक और है वो है डियर नर्सेज का, कि हमारी नर्सिंग केयर क्या होगी। नर्सिंग केयर में हम क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे, थोरासेंटेसिस वाले पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे उसे कि वो कफ ना करे ड्यूरिंग टैपिंग। जब उसकी टैपिंग हो रही है उस टाइम पे वो कफ को अवॉइड करे। कफ को अवॉइड किस लिए करवाना है, क्योंकि अगर वो कफ करेंगे तो क्या होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा। इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, नीडल जो हमने इंसर्ट करी है वो एस्केप आउट हो जाएगी, वो निकल जाएगी। ठीक है। तो उस टाइम पे हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो कोशिश करें कि कफ ना करे, और अगर कफ करते हैं कि थोड़ा बहुत कफ आ रहा है तो उस टाइम पे वो पिलो का सपोर्ट लें। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पोजीशन, कि हमारे को पेशेंट को पोजीशन कौन सी देनी है। सपोर्टेड सिटिंग पोजीशन विद आर्म एंड एल्बो सपोर्टेड ऑन ओवर बेड टेबल। कार्डियक टेबल जो होता है पेशेंट का, वहां पे हमारे को उसके सामने पेशेंट को बिठाना है या फिर उसको पास में ले आओ पेशेंट को बिठाना है, और एल्बो से और आर्म से सपोर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। ठीक। अगर पेशेंट बेड रिडन है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बैठ नहीं सकता, तो उस टाइम पे हमें उस पेशेंट को लेटरल रिकमेंडेंट और सुपाइन पोजीशन देनी है। ठीक है। रिकमेंडेंट का मतलब होता है नी फ्लेक्स्ड करके। ठीक है। देन आ जाता है जो हम पोजीशन जो अभी आता है, जैसे कि पेशेंट का कई बार क्वेश्चन होता है कि थोरासेंटेसिस हो गया, उसके बाद क्या कौन सी पोजीशन देनी है पेशेंट को। तो पोजीशन ऑन अपोजिट साइड फॉर 1 hour आफ्टर प्रोसीजर। 1 घंटा जब हो जाता है प्रोसीजर होने के बाद, उस टाइम पे हमें अपोजिट पोजीशन देनी है। अगर पेशेंट का राइट साइड को टैपिंग हुआ है तो लेफ्ट साइड को हम पोजीशन देंगे लेटरल, लेफ्ट साइड को हुआ है तो हम राइट साइड को लेटरल पोजीशन देंगे पेशेंट को। ठीक है। और सीलिंग विद लेयर ऑफ कॉटन विद टिंचर बेंजोइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां से भी हमने टैपिंग करी है उस वाले स्पेस को हम सील कर देंगे, और कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे, टिंचर बेंजोइन यूज करते हैं। ठीक है। देन डियर नर्सेज क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा तो नहीं हुआ है। एक एम्फाइसीमा हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसका मतलब होता है डैमेज ऑफ एल्वेलाई सैक, बट जो यहाँ पे सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमिया है वो क्या है, अकर व्हेन गैस या एयर ट्रेवल करती है जब अंडर स्किन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है। एयर लीक आउट होगी तो कहाँ जाएगी, इंट्राप्लूरल स्पेस में जाएगी। इंट्राप्लूरल स्पेस से कहाँ पे, अंडर द स्किन वो क्या करेगी, ट्रेवल करेगी स्किन की लेयर्स में, जिसकी स्किन की कौन कौन सी लेयर होती है, चाहे वो एपिडर्मिस होगी, चाहे वो डर्मिस होगी, चाहे वो सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा, जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है। और इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सरे से। ठीक है। तो ये था हमारा थोरासेंटेसिस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लंग बायोप्सी के बारे में। बायोप्सी का मतलब क्या होता है, बायोप्सी का मतलब होता है साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। किसी भी सेल की स्टडी को करना हम साइटोलॉजी कहते हैं। A transbronchial biopsy and transbronchial needle aspiration to obtain tissue for cytological examination। मैंने अभी आपको बताया बायोप्सी का मतलब होता है साइटोलॉजी एग्जामिनेशन करना, किसी भी सेल की स्टडी करना। ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी मतलब ट्रांस का मतलब थ्रू, उसके थ्रू करना। और एक होती है हमारी ओपन लंग बायोप्सी, इज परफॉर्म्ड इन ओटी। जो ओपन लंग बायोप्सी होती है वो कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, वो करी जाती है ओटी में। तो हम कोई भी बायोप्सी करते हैं तो उससे पहले एक हमारा प्री प्रोसीजर होता है। कोई भी हम अगर टेस्ट करते हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उससे पहले हमारा एक प्री प्रोसीजर होता है। ऐसे ही लंग बायोप्सी से पहले एक हमारा प्री प्रोसीजर होता है। सबसे पहली बात, एक होता है इन्वेजिव प्रोसीजर और एक होता है नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब होता है इंसर्ट इन बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज इंसर्ट की जा रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जा रहा है, उसको कहते हैं हम इन्वेजिव प्रोसीजर। और एक होता है नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर मींस कंडक्ट आउटसाइड द बॉडी, जो हमारी बॉडी के आउटसाइड कंडक्ट किया जा रहा है, जैसे कि हो गया सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड,
एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, ईएमजी हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, इन नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं। सेकेंड थिंग, सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, प्री प्रोसीजर के अंदर आता है कंसेंट। कंसेंट लेने का ओनली एंड ओनली राइट जो होता है वो होता है फिजिशियन को। क्या होता है ना कि हम किसी भी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉलो होती है, राइट। उन रॉन्ग प्रैक्टिसेस में जैसे कि डॉक्टर क्या कहता है, अरे सिस्टर आप ले दो प्लीज कंसेंट, मेरे पास और भी काम है। तो डीएन नर्सेज क्या करते हैं कि ओके सर ठीक है मैं कंसेंट ले लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि हम वही देखते आ रहे हैं कि हाँ चलो सिस्टर ले रही है हम भी ले लेते हैं, पर नहीं, ये काम सिर्फ डॉक्टर का है। तो आगे से आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो या आप कहीं पे भी वर्क करने जाओगे तो कंसेंट लेने का जो राइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिशियन को होता है। तो जो कंसेंट लिया जाएगा वो लिया जाएगा फिजिशियन के थ्रू। सेकेंड थिंग इज मेंटेन एनपीओ स्टेटस। हम जब भी कोई इन्वेजिव प्रोसीजर करने जाते हैं पेशेंट का, किसी भी पेशेंट का कोई इन्वेजिव प्रोसीजर होने वाला है, तो उससे पहले हमेशा पेशेंट को नील पर ओरल रखा जाता है, यानी कि एनपीओ रखा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे एनपीओ स्टेटस। इसके लिए हमारे को प्रायर पेशेंट को पहले बताना होता है। समटाइम्स क्या होता है, डीएन नर्सेज कहते हैं कि कुछ भी खाना नहीं है आपको, ठीक है, तो पेशेंट को नहीं पता होता कि पीना भी नहीं है, वो क्या करते हैं, खाना नहीं खाते बट वो पानी पी लेते हैं, और वहां पे डीएन नर्सेज क्या हो जाती है, फंस जाती है। फिर डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर को बताते हैं नहीं नहीं हमने खाया कुछ नहीं है बट हमने पानी पी लिया है। तो हमेशा अपने वर्डिंग्स को क्लियर रखना है कि कुछ भी खाना पीना नहीं होता किसी भी नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर से पहले, राइट। नेक्स्ट वन इज लोकल एनेस्थेटिक विल बी यूज्ड फॉर ए नीडल बायोप्सी। जब भी कोई भी नीडल बायोप्सी होती है उससे पहले लोकल एनेस्थेटिक यूज किए जाते हैं, जैसे कि ज़ैलोकोन 2% हो गए या फिर नोवाकेन स्प्रे हो गया जो कि ब्रोंकोस्पाज्म से प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट प्रोसीजर। ये तो थी प्री प्रोसीजर। प्री प्रोसीजर हमें क्या क्या करना था, हमें कंसेंट का पता रखना चाहिए कि कंसेंट कौन लेगा, फिजिशियन लेगा। सेकंड, हमें मेंटेन करना है एनपीओ स्टेटस। थर्ड वन इज लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है किसी भी नीडल बायोप्सी से पहले, चाहे वो ज़ैलोकोन होगा चाहे वो नोवाकेन स्प्रे हो गया। अब बात करते हैं पोस्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर हो गया, उसके बाद डीएन नर्सेज को क्या क्या देखना है। तो सबसे पहला है मॉनिटर वाइटल साइन। सबसे पहले मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, जिसके अंदर ऑब्जर्व क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। सेकेंड वन इज अप्लाई ड्रेसिंग टू बायोप्सी साइट। जो नीडल बायोप्सी की जो साइट है वहां पे ड्रेसिंग अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। अनदर वन इज मॉनिटर फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। मॉनिटर करेंगे कोई ऐसा साइन तो नहीं है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हम किसे कहते हैं, अगर जो पेशेंट का जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, वो होता है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, बट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हम उस कंडीशन में कहते हैं जब पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है यानी कि वो कितना हो जाता है, लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, फिजिशियन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है। ये जो काम होता है ये हमारे डीएन नर्सेज की प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए। अनदर वन इज मॉनिटर करेंगे कि न्यूमोथोरेक्स का तो कोई साइन नहीं है, कोई एयर एम्बोला ही तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो उस टाइम पे हमारे को सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। लंग बायोप्सी के बारे में, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे स्किन टेस्ट के बारे में। स्किन टेस्ट क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मोन्टोक्स टेस्ट होता है, राइट। तो क्या करते हैं उसके अंदर हम मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली, राइट। ऐसे ही हमारे को जैसे कोई भी वो देनी होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी होती है, उससे पहले डॉक्टर क्या कहते हैं, सिस्टर पहले स्किन टेस्ट कर लेना, ठीक है, एलर्जन टेस्ट कर लेना। तो मोस्टली स्किन टेस्ट अस्थमा वाले पेशेंट में, टीबी वाले पेशेंट्स में, या फिर जब भी हम किसी पेशेंट को ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग देते हैं उस टाइम पे हमारे को स्किन टेस्ट परफॉर्म करना होता है। तो क्या होता है इसके अंदर, यूजेस एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं जो कि होता है 15 डिग्री पे, टू हेल्प डायग्नोस वेरियस इन्फेक्शन डिजीज, राइट। किस लिए किया जाता है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि इस ड्रग से किसी भी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है, ठीक है, उस चीज के लिए हम स्किन टेस्ट को करते हैं। अनदर वन इज अप्लाई इंजेक्शन। कहाँ पे अप्लाई करा जाता है इंजेक्शन, एट अपर थर्ड ऑफ इनर सरफेस। इनर सरफेस को हम वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं, ऑफ लेफ्ट आर्म।
लेफ्ट आर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि नॉन डोमिनेट हैंड होता है ये। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, राइट हैंड से बहुत सारा अपना काम करते हैं, तो हम हमेशा लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं ताकि कुछ भी काम हो तो इजिली वो पर्सन अपना काम कर सके, इसलिए हमारे को नॉन डोमिनेंट हैंड यूज करना चाहिए। उस टाइम पे क्या करेंगे, ये जो हमारा हैंड होता है, राइट, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे जो ये हमारे ये जो एरिया होता है ना, इस एरिया को हम कहते हैं अपर थर्ड ऑफ इनर सरफेस, यानी कि ये जो सरफेस होता है ये होता है हमारा वेंट्रल सरफेस। ठीक है, यहाँ पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन देंगे 15 डिग्री पे, ठीक है, नॉन डोमिनेंट हैंड पे। अब ये किस चीज के लिए किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये करा जाता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट में, जैसे कि मोन्टक्स टेस्ट में, ठीक है, कर सकते हैं हम। एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, उस टाइम पे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी होती है, उससे पहले हम यूज करते हैं ताकि पेशेंट को इस चीज से हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है, कैसी जैसे कि एम्पिसिलिन हो गया, ऑगमेंटिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, तो उस टाइम पे हम इसे यूज करते हैं। जब भी हम जिस भी साइड पे हम वो इंजेक्शन देंगे, उस साइड पे हमारे क्या कर देना है, सर्कल मार्क कर देना है। ठीक है, सर्कल मार्क करके हमें वहां पे डॉक्यूमेंट करना है कि क्या डेट है, किस टाइम पे किया गया है और साइट कौन सी है। ठीक है, और एडवाइस करेंगे हम क्लाइंट को, जो भी पेशेंट है हमारा, उसको ये एडवाइस और इंस्ट्रक्ट करेंगे कि उस पार्ट पे कोई भी स्क्रैच वगैरह ना करें। अगर वो स्क्रैच करेंगे तो जो मेडिसिन है वो फैल जाएगी और जिससे करेक्ट रिजल्ट या करेक्ट रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है, अनदर थिंग इज अवॉइड वॉशिंग टेस्ट साइड। जहां पे भी हमने वो टेस्ट किया है, पेशेंट को वो बोलेंगे कि अवॉइड करें, वहां पे ना कोई सोप अप्लाई करे, ना वो वॉश करे, उससे भी इनकरेक्ट रीडिंग आ सकती है। अब बात आती है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम में उसको हमें टेस्ट करना होता है। तो 24 to 72 आवर्स के अंदर हमें उसको डिटेक्ट करना होता है, उसकी रीडिंग करनी होती है। ठीक है, जैसे कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट सुना होगा आपने। ट्यूबरकुलिन टेस्ट को कब हम टेस्ट करते हैं, आपने आज टेस्ट कर दिया तो कितने टाइम बाद हम उसे चेक करते हैं, तो उसको हम करते हैं 48 to 72 आवर्स में। और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सिंगल वैल्यू बताओ कि कितने टाइम पे टेस्ट किया जाता है, तो आंसर है 72 आवर्स, राइट। अनदर वन इज असेस द साइट। जिस साइट पे हमने ट्यूबरकुलिन या ये स्किन टेस्ट करा है, उस साइट को हम असेस करेंगे और वहां पे वेरिएशन मिली है या नहीं मिली है उसको चेक करेंगे। अगर वहां पे वेरिएशन मिलती है, जैसे कि रेडनेस है, ईचिंग है, एडिमा है, वो जो साइट है वहां पे हॉट है, टेम्परेचर राइज हो गया है, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स योर बॉडी डजंट अलाउ द पर्टिकुलर सब्सटेंस, राइट। और अगर ये सारी चीजें नहीं है, ना वहां पे रेडनेस है, ना ईचिंग है, ना एडिमा है, ना टेम्परेचर राइज है, ना वो साइट हॉट है, तो आप उस ड्रग को, यानी कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीजन है, आप एम्फिसिलिन, पेनिसिलिन या ऑगमेंटिन हो गया, उस चीज को दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है थोरासेंटेसिस क्या होता है, उसको हम प्लूरल टैपिंग भी कहते हैं। लंग बायोप्सी क्या होती है, स्किन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, फर्दर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पल्स ऑक्सीमेट्री और चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में, और उससे नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।